आरबीआई एक्ट 1934 में आरबीआई को ये पावर दी गई है सेक्शन 22 में कि आरबीआई नोटों का निर्गमन कर सकती है या नोटों को इशू कर सकती है, प्रिंट करवा सकती है। तो ये जानने के बाद आपके मन में ये सवाल कई बार आया होगा, कई पहलुओं से, कई एस्पेक्ट के रूप में आया होगा कि क्यों कोई भी देश बहुत सारे नोटों को छापकर अपनी गरीबी, अपनी इकोनॉमी को अच्छी क्यों नहीं कर सकती है। बहुत बड़ा प्रश्न है, हर किसी के मन में एक बार जरूर आया होगा। जैसे कोविड के पीरियड में आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि क्यों भारत सरकार बहुत सारे नोटों को छापकर एक ही बार में क्यों गरीबी को खत्म नहीं कर देती है। ऐसा क्यों भारतीय सरकार या आरबीआई नहीं करती है, इसके पीछे क्या रीजन है, आज हम लोग इस सेशन में इस चीज के बारे में जानेंगे। डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग सेशन होगा। हर बार आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, लेकिन उसका जवाब शायद आपको नहीं पता है। चलिए, थोड़ा सा मैं आपको आरबीआई के बारे में ब्रीफ दूंगा, देन आपको पूरी नॉलेज बहुत अच्छे से दूंगा। आपको समझ आ जाएगा कि क्यों आरबीआई या कोई भी देश ऐसा नहीं करता है, और क्या किसी देश ने ऐसा किया है। डेफिनेटली किया है, मैं उस देश के बारे में बताऊंगा आज उसकी हालत क्या है। इंडियन करेंसी के हर नोट पर, कोई भी नोट हो 2 से लेकर 2000 तक, उसके हर नोट पर एक बात लिखी होती है। मैं अगर नोट 500 का है तो लिखा होगा मैं धारक को 500 रुपए, 2000 का तो मैं धारक को 2000, या जो भी रुपए है वो लिखा रहेगा। मैं धारक को डैश रुपए देने का वचन देता हूं। आप केयर कीजिएगा, हर नोट में लिखा होता है गांधी जी के बगल में, और उसके जस्ट नीचे आरबीआई गवर्नर की सिग्नेचर होती है। जब तक आरबीआई गवर्नर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो एक कागज ही होता है, और आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के बाद एक प्रोविजनरी नोट बन जाता है। इसका मतलब है कि जितने की वैल्यू आपके नोट की है उतनी के वैल्यू का असेस्ट आरबीआई के पास सुरक्षित है। यह हर एक में एक प्रोविजनरी नोट लिखा होता है हर इंडियन करेंसी के ऊपर। मैं बात करूंगा आरबीआई की स्टार्टिंग में। अगर आरबीआई की बात करूं तो आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का फाउंडेशन 1926 में रखा गया, मतलब 1926 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1926 में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो जिस कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ वो हिल्टन यंग कमीशन, और 1926 में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया तो ये पूर्णतः प्राइवेट था। कैसी संस्था थी? प्राइवेट। बट 1949 में इसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया और इसको अपने अंडर में ले लिया, और तब से लेकर 1949 से लेकर अब तक आरबीआई एक गवर्नमेंट संस्था के रूप में काम करती है और भारत सरकार के अंडर में है। आरबीआई बनाने का उद्देश्य क्या था? आरबीआई बनाने का जनरल उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में लोगों का विश्वास बनाए रखना, बैंकिंग सिस्टम में लोगों का विश्वास बनाए रखना, लोगों के हितों की रक्षा, उनके पैसों के रिगार्डिंग रखना, और उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। अगर मैं इसके बेसिक फंक्शन की बात करूं तो फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करना, फॉरेन रिजर्व को बनाए रखना, और मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी टाइम टू टाइम रिव्यू करना, उसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई के थ्रू मार्केट को बैलेंस बनाए रखना जिससे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ने ना पाए, और करेंसी और क्वाइन की मिंटिंग या उनका जो फ्लो है मार्केट में वो कंट्रोल करना, या उनका जो सप्लाई है वो कंट्रोल करना। अब बात यह आएगी जो प्रश्न शुरुआत का था, ये तो थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दे दिया, शुरुआत का प्रश्न अब भी वही है। अच्छा, मैं थोड़ी सी और आपको बता देता हूं कि जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस या मिंटिंग के चार केंद्र हैं जहां से नोटों की छपाई की जाती है। अगर मैं बात करूं कि 4 संस्था जो नोटों की को प्रिंट करते हैं वो है, फर्स्ट आपका नासिक में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, देवास जो कि एमपी में है, तीसरा आपका मैसूर कर्नाटका में, और वहीं है शालगोनी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये 4 आपके केंद्र हैं जहां से नोटों की छपाई की जाती है हर साल। इसमें में से 2 जो है देवास और नासिक वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है पूरे तरीके से, और जो 2 है वो आरबीआई के कंट्रोल में है। आरबीआई के कंट्रोल में शालगोनी और मैसूर है जिस पर उनका कंट्रोल है। कब, कैसे, कितना पैसा आपको प्रिंट करना है वो उस रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग वो संस्थाएं उसको जारी करती हैं। इसके लिए एक संस्था बनाई गई, प्राइवेट संस्था, जिसका नाम है
जिसका नाम है, मैं बता देता हूं, उसका नाम मैंने लिख के रखा है, उसका नाम, हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक नोट एंड मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक नोट एंड मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत 4 शाखाएं हैं। उन 4 शाखाओं में नोटों की छपाई की जाती है, नोटों को प्रिंट किया जाता है। वही मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के पूरे देश में लगभग 31 रीजनल ऑफिस हैं, जिनका वर्क ये होता है कि ये देखना पैसा मार्केट में कितने पैसे का फ्लो हो रहा है, कितने पैसे की सप्लाई है, कितने नोट खराब हो चुके हैं, और नेक्स्ट ईयर हमें कितने नोट की प्रिंटिंग फिर से करनी है। और जो नोट खराब हो जाते हैं या फट जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी आरबीआई ही करता है। मतलब उनको खत्म करके उनके जगह पर नए नोट भी जारी कौन करता है? आरबीआई ही करता है। अब बात प्रश्न स्टार्टिंग की बात करते हैं कि क्यों आरबीआई बहुत सारे पैसों को छापकर एक साथ ही देश की गरीबी खत्म क्यों नहीं कर सकती है। तो इसके कुछ रूल हैं, नोट छापने के कुछ रूल हैं, जिसमें फर्स्ट रूल मैं आपको बता दूं कि कोई भी सरकार, कोई भी देश सिर्फ उतने ही नोट को एक बार छाप सकती है जितने का एसेट उस गवर्नमेंट के पास हो। इट मीन्स जितने की संपत्ति आपके पास रहेगी, उस संपत्ति के हिसाब से ही आप नोट को इशू कर सकते हैं। इट मीन्स जितने नोट पर आपका प्रोमिसरी नोट लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का, पहले मैंने जो पढ़ा था, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर जितनी संपत्ति आपके पास है उतनी ही नोट अगर आप छापेंगे, तो जब भी कोई व्यक्ति चाहेगा उस नोट के बदले वो अपनी संपत्ति को मांग सकता है। इट मीन्स आपके पास अगर 100 का नोट है तो उस 100 के नोट के बदले आरबीआई आपको संपत्ति देने की लायबल है। इट मीन्स जब भी आप चाहेंगे 100 रुपए सबमिट करेंगे और उस 100 रुपए का सामान आरबीआई के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी जो सबसे बड़ी इसकी कंडीशन है कि नोट को छापने के लिए डिमांड और सप्लाई को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे आपके मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा ना हो और आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। ये 2 सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आपको नोट की प्रिंटिंग जिसके माध्यम से आपको करना होता है। वहीं इसका आधार क्या होता है छापने का, तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई के पास एक अपना मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, जिसके तहत जिसके आधार पर ही नोटों की छपाई की जाती है। इसके अकॉर्डिंग में बात करूं, ये 1957 से ही भारत में चल रहा है, तब से लेकर आज तक ये वर्क कर रहा है। इसके तहत आपको 200 करोड़ रुपए की संपत्ति हमेशा आरबीआई को बनाई रखनी होगी। इसमें आपको 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व रखना होगा। इट मींस आपको 200 करोड़ रुपए हमेशा रिजर्व में रखना होगा, ताकि कोई भी देश फेल ना कर जाए, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल डूब ना जाए। 200 करोड़ में से 115 करोड़ का गोल्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 85 करोड़ फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। इट मींस जो डॉलर है या जो दूसरे देशों की मुद्राएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम है ये। उसके हाँ, जितने पास आरबीआई के पास एसेट होंगे उतने ही वो नोट को जारी कर सकती है, ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसी कंडीशन आए जिस पर आपको वो पेमेंट करना हो, तो जितने नोट मार्केट पे रहेंगे उतने की संपत्ति अगर हमारे पास है तो मैं उस संपत्ति को पेमेंट, उस नोट को लेकर उस संपत्ति को पेमेंट कर दूंगा। वहीं ऐसा करने से जो बाहर वाले देश हैं उनका भी एक विश्वास बनता है और वो इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं, जिससे उनका इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आता है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा छाप देंगे तो उनके अंदर एक भ्रम आ जाएगा कि इनके पास उतने एसेट्स नहीं है, इन्होंने पैसे को ज्यादा इशू कर दिया है। और अब तक मैं ये बात करूं कि 2020 तक लगभग भारत के पास 676.6 टन गोल्ड रिजर्व था। अभी और भी बढ़ गया होगा, मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं 2020 तक का। पैसे छापना ही जरूरी नहीं है, पैसे छापने के साथ साथ उसकी वैल्यू को मेंटेन करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर मार्केट में आपकी वैल्यू गिरेगी तो आपका इकोनॉमी भी डाउन होता चला जाएगा, श्रिंक करता चला जाएगा और डेफिनेटली एक समय आएगा जब आपका देश फेल कर जाएगा। सप्लाई व डिमांड के माध्यम से ही हमें पैसे को कंट्रोल करना होता है। अगर एक समय के लिए मान लो कि पैसा आरबीआई बहुत ज्यादा छाप दे,
तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसा छापेगी तो लोगों के पास पैसा भी बल्क में होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और जो सप्लाई होगी वो तो उतनी ही है जो पहले थी, क्योंकि आरबीआई ने सप्लाई तो बढ़ाया नहीं है, उसने सिर्फ नोटों को छाप दिया है। तो जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, सप्लाई कम होगी, तो महंगाई आपकी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। किसी भी पैसे आपके पास रहेंगे तो आप किसी भी सामान को देने के लिए जहां 1 देना होता है वहां 100 पे करेंगे, और जहां 100 देना होगा वहां 1000 पे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पैसे तो आपके पास है ही हैं, क्योंकि मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया है। तो जब तक डिमांड और सप्लाई को बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा, तब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, और तब तक डिमांड और सप्लाई को तब तक नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता जब तक आपको यह ना पता हो कि आपने कितने नोटों को इशू किया है और क्या उसके समान की उस नोट के वैल्यू उस नोट के वैल्यू के बराबर आपके पास एसेट मौजूद है या नहीं। अगर आप अधिक नोट छाप देंगे तो सामान ऑलरेडी जितना है उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से सामान का जो प्राइस होगा वो इतना ज़्यादा हाइक हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका एग्जांपल आगे मैं भी आपको बताऊंगा। इसीलिए आरबीआई इन्फ्लेशन और अपनी वैल्यू, अपने करेंसी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए ही नोटों को उस लिमिट में ही छापती है जितना उसके पास एसेट होता है, या जितना उसके पास ऑलरेडी एसेट, उस देश की जितनी संपत्ति होती है उसके बराबर ही वो पैसे को इशू करती है। ये उतने ही नोट को वो प्रिंट करवाती है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, जिम्बाब्वे और वेनेजुला ऐसे देश थे जिन्होंने अपने देश की गरीबी खत्म करने के लिए यही रूट अपनाया था कि जितना हो सके उतना पैसा छाप दो, आपके देश की गरीबी खत्म हो जाएगी या आपका देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। जबकि उस देश की हालत यह है कि वहां पर अब भी एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लगभग लाखों रुपए पेमेंट करने पड़ते हैं, हजारों रुपए का एक ब्रेड हो गया है। ये सिचुएशन वहां की हो गई है। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो ऑलरेडी उतनी ही है, आपने पैसे को बढ़ा दिया है। तो जब मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, लेकिन सामान तो वही है। अगर एक ही ब्रेड मार्केट में है और खरीदने वाले हजारों लोग हैं और उन हजारों लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो आप जितना पैसा पे करेंगे उस ब्रेड के लिए, अगला आदमी उससे ज्यादा पे करेगा, अगला आदमी उससे ज्यादा पे करेगा, और इससे महंगाई आपकी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और देश आपका कंप्लीटली फेल कर जाएगा। तो किसी भी देश की स्टेबिलिटी बनाने के लिए, उसकी वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए, उसके पैसे के वैल्यू को बनाए रखने के लिए आपको नोट सिर्फ उतना ही प्रिंट करना होता है जितना कि उस देश की संपत्ति पूरी होती है। इन फ्यूचर कभी ऐसा हो तो आपके पास वो संपत्ति उस नोट के बराबर एग्जिस्ट करे, नहीं तो आपकी वैल्यू जो पैसे की होगी वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी गिरती जाएगी और एक समय बहुत ऐसा आ जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए आरबीआई कभी भी ऐसा, या आरबीआई ने कोई भी देश, आप गूगल करके वेनेजुला और जिम्बाब्वे के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां वो टॉपिक नहीं है समझाने का, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी वजह से आरबीआई कभी भी या कोई भी देश कभी भी इस तरह के काम नहीं करती है अगर उस देश को लंबे समय तक के लिए चलना होता है या इंटरनेशनल उसको लंबे समय तक एग्जिस्ट करना होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।